कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कराती है। आज नरेंद्र मोदी सरकार मानव संसाधन मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की है। इसमें क्या नया है? पुरानी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को क्या यह शिक्षा नीति समाधान के रास्ते पर ले जाती है? आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा नीति एक ऐसी चीज है जो हमसे और आपसे मुकम्मल रूप से। दस्तक टीवी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने एक विषय दिया बात करने के लिए, नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति को थोड़ा सा आसान शब्दों में जन सामान्य के लिए बताने का प्रयास करूंगा। हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है, ये हम सभी जान रहे हैं कि 34 वर्षों बाद लागू हो सकी है। इस नई शिक्षा नीति की कुछ जो प्रमुख बातें हैं, उनको हम 3 हिस्से में अगर करके देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 3 हिस्से में जब हम करने की बात कहते हैं तो हमारी 12वीं तक की जो शिक्षा है, एक हिस्सा वहाँ तक बनता है। अभी जो 12वीं तक की जो शिक्षा है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर कॉलेज संबंधी शिक्षा है, और फिर उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो रिसर्च वाले हिस्से का है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे शुरुआती चीज़ है, जो बेसिक शिक्षा में परिवर्तन किया गया है, हमारा जो मॉडल 10+2 हुआ करता था, उस 10+2 के मॉडल को चेंज किया गया है 5+3+3+4। वो संकल्पना 5+3+3+4 की है। इसमें आपकी बेसिक शिक्षा और पूरी माध्यमिक शिक्षा का समावेश है। इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसको समझें। पहले हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो कक्षा 1 से प्रारंभ होकर कक्षा 12 तक थी। अब उसमें एक परिवर्तन किया गया है बहुत बड़ा। जो हमारा नर्सरी शिक्षा है, जो प्ले ग्रुप में बच्चे पढ़ने जाया करते थे, उसको भी अब औपचारिक शिक्षा के रूप में शामिल किया गया है। और इसीलिए जब 5+3+3+4 मॉडल की बात करते हैं तो इसमें 5 का मतलब है बच्चे के 3 साल नर्सरी के, कक्षा 1 और कक्षा 2, ये पहला हिस्सा है, पहला सेगमेंट है। दूसरा हिस्सा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का है। और इसके बाद जब हम 5 को पूरा कर लेते हैं तो 5 के बाद जो अगला 3 है वो है कक्षा 6, 7, 8। और उसके बाद जो हमारा अगला 4 है वो है 9, 10, 11 और 12। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है 5+3+3+4। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 2009 में लागू हुआ, उसमें जो संकल्पना थी, उस संकल्पना का दायरा बढ़ाया गया है। अब बच्चे को 3 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शामिल करने की बात कही गई है, जो एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। और ये जो 3 साल की उम्र से ही बच्चों को औपचारिक शिक्षा में शामिल कर लेने की बात कही गई है, यह भी बहुत ही अच्छा है। हर स्तर पर बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, उसकी भी अलग अलग अवधारणाएं हैं, और उसी के अनुरूप बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत सालों से चर्चा में रही है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, तो इसे भी शिक्षा नीति में अनिवार्य किया गया है कि कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। इसके बाद अगर संभव हो तो कक्षा 8 तक इस चीज़ को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ बच्चों को जीवन कौशलों के संबंध में, स्किल्स के संबंध में परिचित कराना है। और एक खास चीज़ जो चर्चा में है, कक्षा 6 से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से भी परिचित कराया जाएगा, उनके अंदर स्किल्स का विकास किया जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम माध्यमिक शिक्षा में पहुंचते हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 का जो कॉन्सेप्ट है, जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, उस दबाव से बच्चों को मुक्त करने की बात बहुत दिन से कही जा रही थी। तो इस नई शिक्षा नीति में बच्चों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से भी मुक्ति दी गई है। और एक और खास बात जो तमाम सारे शिक्षक कहते रहे हैं कि बच्चों का परपेचुअल असेसमेंट होना चाहिए। तो जो परपेचुअल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें यह है कि एक परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो इस बार से कहा गया है कि जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, वो बोर्ड परीक्षाएं भी 2 बार में होंगी। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि परीक्षा प्रणाली में भी थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। बच्चे रट के ही केवल अच्छे अंक ना प्राप्त कर सकें,
बच्चों में अधिगम जो हो सके, जो बच्चों ने सीखा है उसका विकास हो सके, उसके आधार पर परीक्षा ली जाएगी और उसके आधार पर बच्चों को अंक प्राप्त होंगे। तो भी एक सकारात्मक चीज़ है, निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस संबंध में एक और खास बात है कि अब बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में ही पढ़ाने की बात कही गई है। ये बहुत दिन से एक जायज़ मांग थी जिसका समर्थन सभी लोग करते आ रहे थे। इसके साथ साथ बच्चों को विदेशी भाषाएं पढ़ने का भी अवसर रहेगा। एक चीज़ जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो हमारी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट था उसमें विदेशी भाषाओं में चीनी भाषा भी शामिल थी, परंतु अंतिम रूप से जब शिक्षा नीति पास हुई कैबिनेट के द्वारा तो उसमें से चीनी भाषा को हटाया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी बड़ी सराहना करता हूं, क्योंकि अगर हमको किसी से मुक्त होना है तो हमको उसकी सोच से मुक्त होना पड़ेगा। और मैं इस शिक्षा समिति के जो हमारे अध्यक्ष रहे के कस्तूरीरंगन साहब, उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मसौदे में से जो चीज़ें अनुपयुक्त लगी उनको समय रहते हटाया है। मेरी जो चिंता है इसको लेकर, वो चिंता खास रूप से ये है कि जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले विद्यालय रहे हैं, सरकार किस प्रकार से उनको इस बात के लिए कन्विंस करेगी, सहमत करेगी कि वो क्षेत्रीय भाषाओं में ही बच्चों को शिक्षा दें, मातृभाषा में शिक्षा दें। इसको लेकर निश्चित रूप से मेरे मन में एक चिंता है। और मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि अंग्रेजी का ज्ञान और अंग्रेजी माध्यम में ज्ञान दो अलग चीज़ें हैं। बार बार इस शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ें, इसके बारे में लोगों से चर्चा करें, तो एक बात सुनने में आती है कि अंग्रेजी एक विषय के रूप में ही पढ़ाई जाएगी। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा लागू कर पाना थोड़ा कठिन होगा, और इसी कारण से एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का जो अंतर है वो लोगों में बना रहेगा, और लोग अभी भी सरकारी विद्यालयों से कटकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के आकर्षण में बंधे रहेंगे। तो मेरा सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का जो अंतर है जिसको दूर करने की बात हम कहते रहे हैं, और इस शिक्षा नीति के मसौदे में और अंतिम रूप से जो शिक्षा नीति जारी हुई है उसमें भी इस बात को शामिल किया गया है। इसको बाध्यकारी रूप से लागू कराया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीति कभी भी बाध्यकारी नहीं होती है, और इसी कारण से हमारी जो शिक्षा नीति 1986 में बनी थी उसके भी बहुत सारे प्रावधानों को राज्यों ने अपनी सुविधा अनुसार माना, कुछ को नहीं माना। वो एक समस्या है और मेरी यही चिंता है। लेकिन निश्चित रूप से बच्चों में जीवन कौशलों का विकास, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ावा, और एक जो सबसे सकारात्मक चीज़ है, अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो, शिक्षा संकुलों को विकसित करने की बात है। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे आपने देखा होगा कि एक क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं छोटे छोटे जहाँ पर संसाधनों की कमी है। कहीं पर खेल संबंधी संसाधन नहीं है, कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है, कहीं पर बाकी सुविधाएं नहीं हैं। तो शिक्षा संकुल के रूप में कॉन्सेप्ट ये है कि एक निश्चित दायरे में आने वाले जो भी स्कूल हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल उस परिधि में आने वाले सारे विद्यालयों को हो सकेगा। तो बहुत सारे शिक्षाविद इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ अनुपयुक्त लग रही है, लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ और इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ कि एक परिधि में आने वाले जितने स्कूल हैं वहाँ पर जो सुविधाएं नहीं भी हैं उन सुविधाओं का वो उपयोग कर सकेंगे और निश्चित रूप से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। ये शिक्षा नीति इस मामले में बहुत सारी उम्मीदें जगाती है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे हिस्से पे, जो हमारा दूसरा हिस्सा है, जो हमारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उसमें भी कई सारे परिवर्तन किए हैं। इस शिक्षा नीति में हमारे दो उद्देश्य हैं कि हम मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में 100% बच्चों को जोड़ सकें और महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षा में कम से कम 50% बच्चों का प्रतिभाग सुनिश्चित कर सकें। 2030 तक इस तरह की संकल्पना है। इस क्रम में एक बड़ा सराहनीय प्रयास किया गया कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश लेते हैं, कई बार अलग अलग कारणों से वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस कारण उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन इस बार जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम बनाया गया है उसको दो रूपों में बांटा गया है, 3 वर्षीय और 4 वर्षीय। अगर कोई बच्चा 1 वर्ष के बाद भी अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। अगर 2 वर्ष बाद किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा माना जाएगा वो। और अगर 3 साल की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है तो वो डिग्री कोर्स के लिए अर्ह हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा उसने डिग्री पूरी कर ली है। तो ये भी इस दृष्टि से अच्छा है। एक और चीज, एक 4 साल का भी डिग्री प्रोग्राम है जिसमें चौथा वर्ष उन बच्चों के लिए है जो आगे चलकर परास्नातक करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं। परास्नातक कोर्स की भी समय अवधि 1 वर्ष घटा दी गई है
मतलब परास्नातक कोर्स एक ही वर्ष का रहेगा। इसको और सरल करूं तो जिन बच्चों को केवल ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी है वो 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स करें, जिनको आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना है वो 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स करें और आगे चलकर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करें। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, जो बच्चे उच्च शिक्षा में अध्यापन वगैरह के लिए चलना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनको पीएचडी करने के लिए बीच में एमफिल करना पड़ता था। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एमफिल की बाध्यता को समाप्त कर दिया। एमफिल पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। परास्नातक के बाद बच्चे आराम से पीएचडी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छात्र उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं उनको पीएचडी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी परिवर्तन किया गया है कि अब उनको परास्नातक के बाद एमफिल करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, वो सीधे परास्नातक के बाद पीएचडी कर सकते हैं। एक और खास चीज़ हुई है कि हम अपने यहाँ पर जो शिक्षक रखते हैं, शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया में एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि शिक्षकों का अंतिम चयन करते वक्त उनका डेमो और इंटरव्यू, मेरा व्यक्तिगत रूप से हमेशा ये मानना रहा है कि जरूरी नहीं कि एक अच्छा छात्र एक अच्छा अध्यापक बन ही सके, तो उसमें वास्तव में शिक्षा कौशल है या नहीं, इसके लिए डेमो होना बहुत अनिवार्य है। ये भी एक विवादास्पद बिंदु है, इसकी भी बहुत सारे लोग अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अंतिम रूप से शिक्षकों का चयन होते समय डेमो बहुत ज़रूरी है, ताकि अंतिम रूप से ये देखा जा सके कि उनके पढ़ाने से बच्चे संतुष्ट हो पा रहे हैं, उनको विषय वस्तु ठीक ढंग से समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। अब इस शिक्षा नीति को लेकर जो लोगों में चर्चाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति जब बनती है तो शिक्षा नीति के प्रावधान बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो शिक्षाविद हैं वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। और दूसरा, कुछ लोग की चिंताएं निजीकरण को लेकर हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे उससे समस्या बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से इसको समस्या नहीं समझना चाहिए, इसको चुनौती समझनी चाहिए। जो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे तो उस प्रतिस्पर्धा में हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा और निश्चित रूप से ये आगे चलकर शिक्षा के लिए बड़ा बढ़िया हो सकेगा। कुल मिलाकर इस शिक्षा नीति का ताना बाना बहुत ही सटीक है, वर्तमान समय की चुनौतियों को स्वीकार करता है, जो हमारे लिए भारत में श्रेष्ठ नागरिक तैयार करेगा, जो पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धी होंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का पूरी सफलता के साथ मुकाबला करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दस्तक भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को रखने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। जुड़ी हुई है। शिक्षा कोई प्रकाश नहीं है, शिक्षा अपने आप में सिर्फ तरीका है हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाने का। हम आशा करते हैं कि हमारे खास मेहमान शैलेश सिंह, वाणिज्य प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज ने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में एक सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। दस्तक भारत के लिए संवाददाता अनुराग द्विवेदी की खास रिपोर्ट।